डॉक्टर ग्यारसी लाल जाट, राजस्थान के जयपुर जिले के चोमू तहसील का रहने वाला हूँ। मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन 1977 में SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में हुआ। 1977 से 1984 तक मेरी MBBS हुई और 1987 तक रेगुलर में मेरी MD एनेस्थीसियोलॉजी पूरी हुई। इसके बाद शुरू के 7 साल मैंने गवर्नमेंट की नौकरी करी और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने का विचार किया। मेरे तीनों छोटे भाई भी डॉक्टर ही हैं, इसलिए हमने एक बड़ा और अच्छा अस्पताल बनाने का विचार किया। उसका नाम दिया हमने बराला हॉस्पिटल। धीरे धीरे हमने बढ़ते बढ़ते बराला हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर नाम के एक 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया और अभी बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें मैं डायरेक्टर तथा चीफ इंटेंसिविस्ट के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, या BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि यह हमारे जीवन से सीधा संबंधित है। जैसे आदमी की मृत्यु हो रही हो या हाल ही में मर चुका है, तो उसको वापस जीवित कैसे किया जाए, किसी भी पढ़ाई से संबंधित नहीं है। हर आदमी को हर घर में हर जगह आना चाहिए, क्योंकि जीवन मरण का संबंध है। इसलिए इसको अपन थोड़ी अगल बगल की बातें भी करेंगे। सीधा CPR BLS की ट्रेनिंग दे दें, मज़ा नहीं आएगा आपको। तो हम सब खूब अच्छे से परिचित हैं कि सबसे डरावना मनुष्य की जिंदगी में क्या है। सब यह बुरा क्या लगता है? मृत्यु का डर। सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ मनुष्य के लिए त्रासदी है जो मृत्यु है। मृत्यु है तो अपन जिंदे क्या है? जिंदे का मतलब हमें चेतना है, हम चेते हुए हैं। हम सो भी जाते हैं तो हम वापस जग जाते हैं। तो मोटे रूप में अगर कोई जीवन की परिभाषा पूछे तो अपन इतना तो कह सकते हैं कि चेतना क्यों है? क्योंकि हमारे सिर में जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, इसको लगातार माँ के पेट से लेके मरने समय ताज़ा खून की सप्लाई हमेशा बरकरार रहती है। ताज़ा खून की सप्लाई हमारे दिमाग हर सेकंड आपूर्ति रहती है, जिससे हमारा दिमाग चलता है और यही हमारी चेतना का कारण है। दिमाग मर गया तो हम कुछ देर में, दिमाग क्यों जिंदा है? क्योंकि हार्ट जो हमारी छाती में एक पंप सेट है, छाती में एक पंप है, वो पंप करे छे ताजा खून की सप्लाई। खून ताजा क्या हो? फेफड़ा में शुद्ध वगैरह हो। तो फेफड़े में खून में ऑक्सीजन मिलती है, खून में ग्लूकोज होता है और वो हार्ट के जरिए पंप होता है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले सबसे अधिक मात्रा में अपने दिमाग को, ब्रेन को मिलता है। दिमाग की नसें सीधी जुड़ी हुई है हार्ट से, दोनों। इससे हमें चेतना में है। जैसे ही किसी का हार्ट, किसी का दिल या ये पंप बंद हो गया, तो बंद होते ही 20 से 30 सेकंड में हमारी चेतना गायब हो जाती है। आपनो हार्ट रुके और आपने चेतना गायब, और आदमी थम से गिर जाएगा जहां भी है, चाहे घर में, चाहे रास्ते में, चाहे मंदिर में, चाहे गाड़ी में, चाहे बस स्टैंड पे, चाहे मॉल में, चाहे वार्ड में, चाहे इमरजेंसी में, कहीं भी। जैसे ही हमारा हार्ट रुक जाता है तो दिमाग की ताज़ा खून की सप्लाई बंद होके 20 से 30 सेकंड में हम गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अगर हार्ट रुक गया तो उसके पीछे पीछे सांस भी बंद हो जाती है। तो हम जिंदा क्यों हैं? इसलिए हैं कि सांस और हार्ट जो कि इस दिमाग की सप्लाई के लिए हमेशा चालू रहते हैं, इसलिए हम चेतना में रहते हैं। यहीं पे रख दो। अब अपन 2 मिनट करते हैं बात मृत्यु की। मृत्यु 2 तरह से हो सकती है। एक तो समय पर,
पूरा पक के बूढ़ा होके सारा सिस्टम थक थका के पूरा शरीर जर्जर हो जाए, बुढ़ापे में मृत्यु होती है। या किसी को कैंसर हो गया तो वो धीरे धीरे दुबड़ा उसका सारा सिस्टम जर्जर होके उसकी मृत्यु होती है। तो वो होती है एक प्राकृतिक मृत्यु। प्राकृतिक का मतलब समय पर। एक होती है असमय, अखबार में पढ़ते हैं ना, ऐसा शोक संदेश का कॉलम आता है, असामयिक मृत्यु फला फला की, असामयिक मतलब असमय यानी समय से पहले, बगैर समय के, कि जो मरने वाला नहीं लग रहा था पर फिर भी मृत्यु हो गई, तो उसको बोलते हैं ना असमय वाली मृत्यु को गांव में बोलते हैं अकाल मौत। अकाल, काल का मतलब टाइम बोलते ना अपन, काल, काल समय। अकाल मौत का मतलब जिसका समय नहीं आया था, जो अदरवाइज हट्टा खट्टा ठीक था, पर किसी अनहोनी की चपेट में या किसी अन्य दुर्घटना की वजह से नहीं मालूम था, 2-5 मिनट पहले ये पता नहीं था कि मरने वाला है, फिर भी मर जाता है, इसको अकाल मौत बोलते हैं। अकाल मौत ही डरावनी, अकाल मौत ही पीड़ादायक होती है। कोई आदमी पूरा बूढ़ा हो गया 90, 100, 110 साल में धीरे धीरे मर रहा है, उसको कोई दर्द नहीं होता, मरने में स्वीकार्य होती है। सभी जानते हैं कि वो मौत तो आनी ही होती है, पर अकाल मौत सबको डरावनी लगती है। क्यों? हट्टा कट्टा हष्ट पुष्ट अदरवाइज स्वस्थ शरीर जो मरने को कतई तैयार नहीं है, वो मरता है तो उसको पीड़ा भी ज्यादा होती है। अकाल मौत के जैसे उदाहरण आप लोग भी जानते हो। सबसे ज़्यादा आजकल नौजवान या कैसे भी जो अपन मृत्यु का लीडिंग कॉज है जवानों में, वो है एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट का मतलब अनहोनी, जिसका पहले से हमें पता नहीं होता। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कौन से होते हैं? सड़क पर, इनको बोलते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अन्यथा दूसरे एक्सीडेंट कौन से? कोई गिर गया, किसी के ऊपर और कुछ चीज़ गिर गई, दब गया, मिट्टी की खान में दब गया, बिजली के झटके से अनायास ही झटका लग गया और वहीं मर गया, कहीं डूब गया, किसी होदी में खोल रहा था पानी का ओड़ा ढक्कन और वहीं गिर गया, निकल नहीं पाया, कहीं आग लग गई, आगजनी में फंस गया। तो ऐसे अकाल मौत बहुत सारी होती है, और उसमें अमूमन बूढ़े नहीं होते, उसमें अमूमन जवान लोग शामिल होते हैं। और वो मृत्यु न तो समाज में स्वीकार्य है, न घर में, और उसमें कष्ट मरने वालों को भी ज़्यादा होता है और पीछे वालों को भी ज़्यादा होता है। तो अकाल मौत को अगर हम बचा सकते हो तो कितनी मजे लायक चीज़ है, कितने लोगों का रोना धोना नहीं होगा। इसलिए अकाल मौत को बचाना बहुत बड़ी चीज़ है। और अकाल मौत को बचाने में जो प्रक्रिया होती है बोलते हैं, उसी को हम बेसिक लाइफ सपोर्ट, या इस प्रक्रिया को कौन कर सकता है? हर आदमी, हर जगह, हर घर का। हमने अब तक लगभग 1500 CPR का मैं भागीदार रहा हूँ। उनमें से 200 लोग अच्छे खाते पीते ठीक होके मजे में घर गए हैं। अभी 2-1 साल पहले मेरे पिताजी का CPR भी हमने किया था अपने इमरजेंसी में। फिर वो क्या 84 साल के थे, तो 4-1 महीने ठीक रह के फिर वापस एक्सपायर हो गए। तो खैर हो गए, उनको उम्र के हिसाब से वो अलग मैटर था। बाकी अगर वही आदमी अगर 50, 60, 40, 20 के होते तो पक्के पूरी लाइफ। अकाल मौत से अगर कोई आदमी वापस बच गया और फिर जिंदा 10, 20, 30 साल रहता है, तो शायद वो अपने भावी जीवन में काम भी ज़्यादा अच्छा कर सकता है। क्योंकि उसको ये पता लगता है कि यार अब तो बोनस लाइफ है, अब तो मेरे को मानवता के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। जो एक बार मौत से बच गया, उसका भाव भी चेंज हो जाता है, उसकी मनस्थिति भी बदलती है। तो वो मानवता के लिए भी, घर के लिए भी, खुद के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण और बहुत बड़ा घटना और बहुत लाभदायक परिस्थिति होती है। तो अपन CPR और BLS के बारे में जो बात करते हैं, उसमें अब आगे का टॉपिक देखते हैं कि
मूलतः हमारे शरीर में 3 अंग ऐसे हैं जो हमें जिंदा रखते हैं। छाती में हार्ट, अगल बगल फेफड़े और ये दिमाग। सबका लाड साहब ये दिमाग है। इसको ताज़ा खून हमेशा चाहिए, चाहिए तो हर रोम रोम को ही, पर सबसे पहले इसको ताज़ा खून की आपूर्ति अगर बाधित होगी तो सबसे पहले दिमाग मरता है। दिमाग का मतलब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसे बना होता है? नर्व सेल, उनको न्यूरॉन बोलते हैं। ये जो अपन बात कर रहे हैं वो नर्सिंग स्टूडेंट्स के एग्जाम में किसी भी कंपटीशन में 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इसी में से। तो नर्सिंग स्टूडेंट्स को तो इसमें फ़ायदा होगा ही, बाकी आम आदमी को आम जो हम बातचीत करेंगे तो आपको अंत में लगा कि यार क्या मजे लायक बढ़िया भाषण हमने आज, या बातचीत या डिस्कशन या प्रदर्शन हमने देखा, आपको आनंद आ जाएगा। तो 3 जो वाइटल अंग है ये हमारे शरीर के लिए खास है और इनकी हार्मोनी, इंटीग्रिटी, इनका एकीकृत काम है। हार्ट दिमाग को ही खून आपूर्ति नहीं करता, पूरे रोम रोम को करता है, और फेफड़े को भी खून, आधा हार्ट फेफड़े को भी खून फेंकता है, जिससे फेफड़ा खून को साफ करता रहता है। अब मेन खास मुख्य बात आती है हार्ट के कार्य पर। अगर हार्ट रुक गया तो फेफड़ा और दिमाग स्वतः ही रुक जाएगा। ये पंप है, इसमें ताकत होती है। और ये चलता कैसे है? ये प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है कि ये ऑटोमेटिक है। अपन गांव बोलते हैं ना ऑटोमेटिक, स्वतः चलित, ऑटो स्टार्ट। बिजली के किसानों में कि क्या लगा रखा है? ये ऑटो लगा रखा है। ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, बिजली आएगी तो चलेगा, नहीं आएगी तो अपने आप बंद हो जाएगा। ऑटो शब्द का मतलब है स्वतः चलन। तो हार्ट अपने आप में ऐसा बनाया प्रकृति ने कि ये माँ के पेट में चालू होता है और बंद कब होता है? जब हमारी मृत्यु हो जाती है। तो आप जीवन का आधार, मृत्यु और हमारे तीनों वाइटल मुख्य अंगों के बारे में कुछ समझ मिली। आपको कहीं भी कोई भी वहम, संदेह, शिकायत, कोई बात पूछनी हो तो लास्ट में अपने को काफ़ी टाइम मिलेगा। अभी अपन जो बातचीत करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं कि इस अचानक किसी भी वजह से रुके हुए हार्ट को, रुक रहे हार्ट को, या हाल में रुक चुका, इसको अगर किसी तरीके से वापस चालू करें। अब ये मौका कहीं भी हो सकता है, अपने घर में, जैसे हमें हमारे पिताजी के लिए, आपके घर में भी ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें कभी कोई मृत्यु नहीं होगी। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ कोई मरे नहीं, चाहे मंदिर हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे जमीन पे हो, कहीं भी हो। अकाल मौत का सामना हर किसी को कहीं भी करना पड़ ही सकता है। और अगर किसी को हमने हमारे प्रयास से जीवन दे दिया तो कितनी बड़ी बात है। भले की बात भी है, मानवीयता की बात भी है। पर अमूमन होता क्या है? हमारी हिचक, हमारी शर्म, हमारी अज्ञानता, हमें उसके बारे में रुचि नहीं होना, इन चीज़ों की वजह से हम हिचकते हैं। और कहीं कोई गिर रहा होता है, पड़ा होता है, या मृत्यु मरणासन, या दिखेगा कि ये तो मर ही रहा है, गिर ही रहा है हमारे सामने, तो भी हम आँख मींच के चले जाते हैं। जागरूकता नहीं है। अगर हम ये चीज़ माने कि यार अगला आदमी, कोई इंसान वापस जिंदा हो जाए तो एक करिश्मा माना जाएगा ना। किसी को जीवन दान मिल गया, उसमें हमारी भागीदारी हो जाए, कितनी बड़ी बात है। तो ये लाज, शर्म, ये जो हिचक वगैरह अगर ये छूट जाए तो एक ऐसा माहौल हमारे एरिया में ही नहीं, पूरे देश में या पूरे विश्व में, हमारे पास मूलभूत आवश्यकताएं सब पूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का एक डर रहता है कि यार मैं कहीं अचानक से मर नहीं जाऊं। तो हम सब एक अचानक अकाल मौत के भय से सबके सब ग्रसित रहते हैं। अगर उस परिस्थिति में बचाने के लिए हर आदमी ट्रेंड हो तो ये डर भी मिट जाएगा और हमारे एक अलग तरह की फीलिंग आएगी कि यार मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ अब हमें, हर आदमी अगर CPR या BLS के बारे में जानकार होगा तो हमें कहीं कोई, किसी को हम बचाएंगे तो कोई हमें बचाएगा और हम एक निडर जीवन जिएंगे, एक निर्भय जीवन।
तो एक माहौल ही ऐसा परिवर्तित हो सकता है कि हमारा एरिया का, देश का या पूरी दुनिया का माहौल बदले। यूरोप के देशों में हर आदमी जानते हैं, पर हमारा देश बड़ा है, हमें किसी से कोई मतलब बहुत ज़्यादा होता नहीं है। हमारे शिक्षा में पहली से लेके आखिरी तक जो नॉन मेडिकल, नॉन नर्सिंग के एजुकेशन, उसमें कोई चैप्टर नहीं जोड़ रखा। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कहीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं एक टॉपिक होता तो हम भी थोड़ा थोड़ा जानते कि ये क्या भला है। तो CPR BLS का एक टॉपिक होना चाहिए। इसके लिए भी अपने को कोशिश करनी है कि ये पाठ्य पुस्तकों में एक चैप्टर जुड़ जाए, जैसे नैतिक शिक्षा का है और किसी का है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में, टाइमिंग्स, समय। जैसे हमारा हार्ट रुक गया, 1 मिनट से लेके 4 मिनट के भीतर अगर वापस चल पड़ा तो हम पूर्णतया वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे जैसे पहले थे। 1 से लेके 4 मिनट तक अगर हमारे दिमाग की ताज़ा खून की सप्लाई अवरुद्ध हो गई, बंद हो गई, स्टॉप हो गई, तो अगर CPR उस दौरान किसी ने कर दिया, हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट कहीं से मिल गया, तो उतनी वापस रिकवरी हो जाएगी जैसा पहले था। 4 मिनट से लेके अगले 10 मिनट में दिमाग का, न्यूरॉन्स का, नर्वस सिस्टम का मरना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन दिमाग को ही चाहिए, सबसे ज़्यादा ताज़ा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन या ग्लूकोज दिमाग को ही चाहिए। तो सबसे पहले कौन मरेगा? दिमाग मरेगा। दिमाग मर गया तो हम तो फिर माटी का लोथड़ा है बाकी। फिर जिंदा हो के भी क्या? तो पहले 4 मिनट में अगर किसी को CPR या BLS की सर्विस मिल गई तो वो पूरा हम जैसे वापस जिंदा हो जाएगा। अगले 4 मिनट से लेके 10 मिनट तक उसका दिमाग स्टेप बाय स्टेप मरता चला जाता है। सबसे पहले वो फंक्शन मरता है जो हमारे अंदर विलक्षण है, चेतना, जाग, सोच, बुद्धि, भावना, आर्ग्यूमेंट। फिर इसके बाद में वो हिस्सा मरता है लास्ट में जिससे हमारा सांस और ब्लड प्रेशर वगैरह चलता है। तो 10 मिनट के बाद में फिर उसको CPR देवें, BLS देवें, वो वापस भी जिंदा हो जाए तो फिर वो चेतना में कभी नहीं आएगा और वो प्रयास भी बेकार। वो जो वापस कुछ दिन के लिए जिंदा रह भी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं, उसमें संसाधन क्या ICU का या हॉस्पिटल का संसाधन भी व्यर्थ जाता है। इसलिए पहली 4 मिनट में अगर किसी को CPR BLS मिल गया तो कहना ही क्या। फिर 4 से 10 मिनट के बीच भी अगर CPR या BLS की उसको सर्विस, उसको सेवा, इसका प्रोसीजर का फायदा मिल गया, हो सकता है कितना उसका ब्रेन फंक्शन जिंदा रह जाए, वो उस माहौल के ऊपर है। जैसे आपने सुना होगा हिमालय में कई बार बर्फीला तूफान आता है, एवलांच, उसमें सैनिक दब जाते हैं, वो 1-1 घंटा भी जिंदा रहते हैं। एक हनुमत्तप्पा नाम का फौजी तो 1 दिन जिंदा रह गया था। हिमालय की पहाड़ियों से उसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लाने तक वो जिंदा था, पर दुर्भाग्य से क्या हुआ, उसके IV लाइन नहीं मिली पूरे कश्मीर में, उसको IV नहीं लग पाया। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में लाके उसको IV लाइन डाली गई, वो फिर एक्सपायर हो गया। तो ऐसे हनुमंतप्पा नाम का एक फौजी था, 1.5 साल पहले आपने सुना होगा, वो पूरे दिन बर्फ में दबा रहा फिर भी। तो यानी ठंड में या अलग अलग माहौल में कई बार या अनिश्चितता के दौरान आदमी लंबा भी जीवित रहता है, 4 मिनट से बाद में भी जी सकता है। और कई बार कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि 1 घंटे बाद में भी CPR या BLS करें तो वापस जिंदा हो सकता है। पर हमारे लिए क्रूशियल खास जो है टाइम है वो है पहला 4 मिनट। 4 मिनट से फिर अगले 10 मिनट में उसका कितना दिमाग का हिस्सा मर चुका, पर हमें प्रयास तो करना ही है। ठीक है, बेकार चला जाएगा, हम कौन सा और कोई आगे नहीं करके। तो पहले 10 मिनट में अगर किसी को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या बेसिक लाइफ सपोर्ट मिलता है तो उसके जिंदा रहने के चांसेस हैं।
बताया हमने करीबन 1500 CPR का भागीदार रहा हूं मैं, उनमें से 200 लोग बिल्कुल खाते पीते गए हैं। और अभी एक ताज़ा उदाहरण था हनुमान जी यादव, अपने रायथल देखा सुना है, रायथल प्रतापपुरा में बिजली के चिपक गया, अपने गुवाड़ी की 11,000 की लाइन पे चिपक गया। अब गिनोई तक तो वो बोल रहा था, काला डरा में उसकी फिर सांस वास सब कुछ बंद हो गया। काला डरा के बाद में वो दौड़ते दौड़ते यहाँ लाए, हमने CPR किया, वो रिवाइव हुआ, रिकवर हुआ, और उसका ब्रेन डेथ हो चुका था। फिर अगले 6 दिन, दिवाली के दिन की बात है, दिवाली के दिन मतलब 4 नवंबर सुबह 10 से 1 बजे से लाए और हमने ICU का इलाज शुरू किया। 6 दिन बाद में एक्सपायर हो गया। चलो कुछ भी हो, पर उन लोगों की 100-200 लोग दिवाली के दिन बेचारे बार गुड़ा रोना रोते, तो उससे तो बचे। 6 दिन बाद में वो फिर वापस एक्सपायर हो गए, जिंदा नहीं बचा सके। तो ये भी एक वो है कि हम प्रयास तो करें, प्रयास करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो CPR या BLS की एक्चुअल प्रक्रिया को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक शुरुआत कैसे करें, दूसरा एक्चुअल प्रक्रिया, वास्तविक प्रक्रिया। सबके लिए बराबर है, चाहे कलेक्टर हो, चपरासी हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, बकरियां ग्वाल हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, उन सब के लिए एक सा ही काम है। जैसे ही सबसे पहले आपको लगे कि कोई आदमी गिर रहा है या बेहोश हो रहा है या गिर पड़ा या ऐसा लग रहा है कि मर ही रहा है, तब करनी है ये प्रक्रिया, अन्यथा नहीं। तो जैसे हमें नज़र पड़ेगी, हम अकेले हों चाहे ग्रुप में हों चाहे कहीं भी, कोई भी जगह, कोई भी स्थल हो, किसी भी घटना स्थल के ऊपर अगर आपको लगे कि कोई किसी की जान जा रही है, तो पहले 10 सेकंड में आपको क्या करना है और फिर 10 सेकंड बाद तक फिर क्या क्या जारी रखना है। तो पहले जो 8, 7, 10 सेकंड, क्योंकि हमें सारा कीमती टाइम की है, सारा महत्व ही समय का है। मैंने बताया ना 4 मिनट के अंदर शुरू किया, 4 मिनट के अंदर अंदर तो जीवन है, नहीं तो गया काम से। तो जैसे ही किसी घटना स्थल पर आपको लगे कि कोई आदमी मर रहा है, किसी की जान जा रही है, तो पहले 10 सेकंड करना क्या है, फटाफट उसके पास गए और दौड़े। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो चेतना में है क्या, रेस्पॉन्सिव है क्या। तो अपन बोलेंगे उसको, ओ भाई साहब आपको क्या हो गया, अरे जागो, ठीक हो क्या, जोर से चिल्लाएंगे। उसके हाथों को थपथपाएंगे, कंधों को थपथपाएंगे, पाँव के हिलाएंगे और हम जोर से उसको दंदेड़ेंगे, थपथपाएंगे कि क्या वो चेतना में। कोई मान लो ऐसे ही सो रहा है, कोई मान लो कोई शराबी, कोई मवाली दारूडे वैसे ही पड़ा है सड़क पे और जिंदा है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, उसको दंदेड़ो, थपथपाओ, ताकि ये पता लगे कि ये चेतना में है कि नहीं है। अगर हमें लगा कि ये चेतना में नहीं है तो हमें आगे बढ़ना है। अगर चेतना में नहीं है, इसका मतलब मामला सीरियस है और हमें कुछ करना चाहिए उसकी मदद। चेतना में नहीं है तो अब हम अकेला चढ़ा क्या बाढ़ फोड़ेगा। तो जैसे आपको लगे आपने दंदेड़ा, थपथपाया कि चेतना में नहीं है, तो साथ साथ 2 काम करने पड़ेंगे। जोर से चिल्लाओ मदद के लिए, ओ भैया जी इधर आना, ए भाई इधर आना, ओ भाई साहब इधर आना, ओ भाई साहब इधर आओ, इधर आओ, कुछ मेरी मदद करो, कुछ इसकी मदद करते हैं, शायद अपने प्रयास से ये वापस जिंदा हो जाए या इसकी मदद हो जाए या इसको मृत्यु से बचाया जाए। और उसी समय आप उसकी छाती की तरफ, उसके नाक मुंह की तरफ नजर डालेंगे कि इनका सांस चल रहा है क्या। पहला काम थपथपाया, चेतना टटोली कि कॉन्शियस है कि नहीं, रेस्पॉन्सिव है कि नहीं, रेस्पॉन्सिवनेस यानी वो हमें कुछ जवाब देता है क्या, जगा हुआ है क्या। अगर बेहोश मिला तो दूसरा काम तुरंत जोर से चिल्लाओ, जो भी दिख रहा है उसको बुलाओ, कैसा भी आदमी हो, कोई भी आदमी हो, मेल फीमेल, पढ़ा लिखा अनपढ़, कैसे भी। आपको कोई चेक नहीं रखनी है किसी को कि यार ये तो बड़ा कुछ विचित्र दिख रहा है, तो भी आपका फर्ज है आप उसको बुलाओ, जाला दो, फटाफट आओ,
इनकी मदद करते हैं। उसी समय उसका सांस देखो। तो चेतना तलाश करी, मदद के लिए बुलाया, उसका सांस देखा। अगर सांस भी नहीं आ रहा, चेतना भी नहीं है, सांस भी नहीं है, तो जो भी लोग बाग आपको आसपास नजर आए उनको तुरंत बोलो कि भैया 108 या कोई भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज वाला आप में से कोई भी किसी भी तरीके से किसी को भी फटाफट फोन कर। जो भी मददगार हमें मिले, अगर कोई नहीं मिला तो फट से 108 को इतला दो। चेतना टटोली, सांस देखा, दोनों ही नहीं है, तो तीसरा स्टेप है मदद के लिए EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विस 108 या और कोई जो अन्य सुविधा हॉस्पिटल के अंदर है तो कोड ब्लू। अपने हॉस्पिटल में कोड ब्लू है 801। तो आपको क्या बोलना है, कोड ब्लू टीम को कैसे बुलाओगे? आप फट से कोड ब्लू वाला फोन हमेशा अलग होता है, हर फोन बिजी मिल सकता है, पर कोड ब्लू वाला फोन कभी बिजी नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप में विलक्षण नंबर होता है। पूरे हॉस्पिटल में एक साथ अनाउंस होता है कोड ब्लू 4th फ्लोर 411 कोड ब्लू। तो इन चीज़ों से वो सारी जगह जाएगा। तो कोड ब्लू में हमें बोलना क्या है, लोकेशन। कोड ब्लू का मतलब हर स्टाफ समझ जाएगा कि फला जगह कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट या मृत्यु का वो स्पेशल नंबर है कोड ब्लू बोलते ही। वो 801 नंबर वाला जो अनाउंसमेंट वाला जो क्या स्पीकर सब जगह बोलेगा एक साथ, कहीं कोई बंद नहीं है, और हर फोन व्यस्त हो सकता है, वो हमेशा चालू रहता है। उसमें हमें लोकेशन बोलना है। लोकेशन बोलते ही जो भी हमारी कोड ब्लू की टीम हमने नियुक्त कर रखी है वो फट से अपना वो तामझाम, वो थैला और वो डिफिब्रिलेटर लेके वहीं पहुंचेंगे और तुरंत अगली मिनट में आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, मदद के लिए बुलाया, कॉल फॉर हेल्प। पहला काम रेस्पॉन्सिवनेस, चेतना टटोली। दूसरा काम सांस टटोला। तीसरा काम सूचना, मदद के लिए सूचना, मदद के लिए इंफॉर्मेशन। पर इन सब के समय एक चीज सबसे पहले जो मैं भी भूल गया बताना, आपको पीड़ित के पास पहुंचने से पहले उस सीन की सेफ्टी जरूर देखनी है। पता नहीं बेहोश पड़ा आदमी बिजली के तार पे गिरा हुआ है, बिजली के चद्दर पे गिरा हुआ है, किसी तेल वेल के टैंकर फैल गया और तेल पे गिरा हुआ है, और कोई अभी बीड़ी पिएगा, दिखाई थी असली वो तो अधमरा था, हम पूरे ही जल जाएंगे। तो सीन सेफ्टी, माहौल की उपयुक्तता कि ये काम करना हमारे लिए तो कहीं खतरनाक नहीं हो जाएगा। कार से बाहर निकला है, कार जल रही है और वो कार के पास में पड़ा है, तो पहले हमें सबसे पहले सीन की सेफ्टी, कार में आग लग रही है, पेट्रोल या डीजल की टंकी फूटेगी, धम से बड़ा सारा विस्फोट होगा और हम भी जल जाएंगे। तो अपनी जान को खतरे में नहीं डालना। सीन की सेफ्टी सबसे पहले देखनी है। कहीं भी माहौल की उपयुक्तता, वहां अपनी सुरक्षा सबसे पहले चाहिए। तो रेस्पॉन्सिवनेस चेक की, सांस देखा, सीन की सेफ्टी है ही। अब उसकी पल्स देखेंगे। आखिरी चीज जो हमें उसको देखनी है, ये सब 10 सेकेंड का काम है। पल्स, नाड़ी। अब ये एडल्ट में, बच्चों में, इन्फेंट में और न्यूनेट में उम्र के हिसाब से हम जन्म जो नवजात होता है उसको बोलते हैं न्यूनेट। गायनी की लड़की आई है कोई, नवजात को बोलते हैं न्यूनेट। 1 साल तक बोलते हैं इन्फेंट। 1 साल से 8 से 12 साल, ये इस विवाद में नहीं पड़ेंगे, उनको बोलते हैं चिल्ड्रन, बच्चे। और 10, 11 या 12 या 13 साल से ऊपर हम एडल्ट मानते हैं, चाहे दवाई का डोज हो चाहे और कोई शारीरिक गतिविधियां हो। तो पल्स देखने के लिए सबसे उपयुक्त जगह एडल्ट में कैरोटिड होती है। कैरोटिड का मतलब गर्दन की नाड़ी। ये है ना अपना, यहां ऐसे गर्दन को पीछे खींचो, करो करो, मैं हिचको मत यार,
यहाँ एक बीचों बीच सांस की नली है इस जगह, मोटी सी हड्डी दिख रही है ना इसके मोटा बिल्कुल पाइप पास है में। अंगूठे जैसा। यूं करो, सिर को पीछे खींचो, पीछे खींच के यहाँ इस खड्डे में फील करो, यहाँ पालपेट करो, यहाँ महसूस करो, यहाँ अट पड़ो। आपको एक पाइप नजर आएगा, ये सांस की पाइप है, अपोजिट साइड में लो। ये बीचों बीच चलती है। इसके बगल में, इसके बगल में जो खड्डा है उसमें उंगलियां डालो, 2 या 3। करो करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये बीच का विंड पाइप या हवा की ट्रेकिया जिसको बोलते हैं, श्वास नली, इसके बगल में 2 या 3 अंगुलियों को ठूसो, दबाओ, और एक इस अंगुली के बराबर की नस खुदा ठीक है ना, फील ऐसी। आराम से हो जाएगी। इस मेरी अंगुली के बराबर की नीचे धड़क धड़क अच्छा पाइप मिलेगा। इसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स। एडल्ट में ये देखनी होती है। कैरोटिड क्यों? हार्ट से सीधी जुड़ी है, इसमें सबसे ज़्यादा खून की सप्लाई होती है और हार्ट का खून सबसे ज़्यादा ठोकर मारता है। तो इसी में ये फील करना ईजीएस्ट है। थैंक यू। ये फील करना आसान है और एडल्ट में ये सबसे अच्छी फील होती है। अब नंबर आता है बच्चों का। मोटे और थोड़े गोलमाल होते हैं तो कैरोटिड, बड़े बच्चों में तो कैरोटिड फील करेंगे, पर अगर बच्चा छोटा है तो गर्दन ही छोटी होती है बच्चों की। अपने को पता है गर्दन का ऐसे का आते क्या, छोटी सी गर्दन में ये ब्रेकियल या फीमोरल, या तो ये जोड़, इसको कोणी बोलते हैं, कोणी के 1 इंच ऊपर बगल में ब्रेकियल आर्टरी आती है। वो बच्चों में, चिल्ड्रन में, इन्फेंट में ज़्यादा अच्छी फील होती है हमारे बजाय। एक फीमोरल यहाँ से लेके यहाँ के बीचों बीच यहाँ एक अच्छी आर्टरी आती है, धड़क धड़क जोरदार फील होती है, इसको बोलते हैं फीमोरल। तो चिल्ड्रन में ब्रेकियल या फीमोरल, और इन्फेंट में भी ब्रेकियल या इसको ब्रेकियल आर्टरी बोलते हैं, ब्रेकियल पल्स, और ये फीमोरल पल्स। ये हो गया पल्स चेक। अब तक कितना समय गवाया? लगभग 10 सेकंड। धंधेड़ा, आवाज लगाई, टटोड़ा की, सांस आया नहीं आ रहा है, पल्स देखी नहीं है, मदद के लिए बुलाया, आप बोलते जाओ, अरे भैया 108 को फ़ोन कर, तू फ़ोन कर प्लीज़, आप फ़ोन करो। ये सब काम 10 सेकंड में पूरे हो जाए, या जितना जल्दी हो सके। ऐसा नहीं है कि समय ज़्यादा निकलेगा तो नहीं करेंगे, समय सीमा एग्जैक्टली वो नहीं है, पर हमें एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उतना ही करना है। ये तो हो गई CPR शुरू करने के पहले की तैयारी। अब आगे, आपके सामने ही अगर कोई गिरा है, बिल्कुल सामने, तो सबसे पहले इमरजेंसी सर्विस को बुलाओ। हॉस्पिटल में हो, जैसे आपके सामने गिरा तो, क्योंकि अभी 4 मिनट मिले हैं अपने को। अगर आपके सामने ही कार्डियक अरेस्ट हुआ है, अगर आपके सामने ही कोई मूर्छित गिरा है, तो क्योंकि 4 मिनट उपलब्ध है अभी, अगले का दिमाग 4 मिनट तक तो जिंदा रहेगा ही रहेगा, तो सबसे पहले उसमें कुछ करने के बजाय हॉस्पिटल की इमरजेंसी सर्विस को पहले फ़ोन करो, कोड ब्लू पहले करो, सबसे पहले कोड ब्लू करो। अगर आपके सामने, इसको तो विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट, विटनेस यानी हमारी गवाही, हमारी मौजूदगी, हमारे सामने ही कोई गिर रहा है तो हमें, हमारे पास 2, 3, 4 मिनट का टाइम है। सबसे पहले इमरजेंसी या कोड ब्लू को पहले इतला करो और फिर आप अगली कार्रवाई करो। तो सीन सेफ्टी, रेस्पॉन्स नहीं आया यानी बेहोश है, सांस नहीं है और पल्स फील नहीं हो रही, तो CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशन या बेसिक लाइफ सपोर्ट देना है। कार्डियो का मतलब मेडिकल की भाषा में हार्ट को बोलते हैं, पल्मोनरी मेडिकल की भाषा में फेफड़े को बोलते हैं, रिसिसिटेशन पुनर्जीवित करने को बोलते हैं, पुनर्जीवन देना। कार्डियोपल्मोनरी रिसिसिटेशन या बेसिक लाइफ सपोर्ट, जीवन को मूल आधार का सहारा। जीवन का मूल आधार है हार्ट का खून को पंप करना, रक्त का संचार बनाए रखना, यह है जीवन का मूल आधार। तो कृत्रिम तरीके से हार्ट की जगह हम, अभी बताऊंगा मैं क्या करेंगे, जो कैसे करना है, जो ढंग से बताएंगे। तो
एक परिभाषा अगर पूछे कि CPR या BLS क्या है तो क्या बोलेंगे? घटनास्थल पर ही बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट, बगैर किसी इक्विपमेंट के तुरंत ही ऐसी प्रक्रिया जिससे हम पीड़ित के ब्रेन डेथ को बचाएं कि उतनी देर में मदद आ जाए। इसके दो हिस्से हैं, एक ये कि हम छाती को कैसे दबाएंगे कि हार्ट जैसे होगा, दूसरा हम मुंह से सांस फूकेंगे। ये है CPR या BLS का। घटनास्थल पर ही यानी मौके पर ही पीड़ित के ब्रेन डेथ को बचाने के लिए कि इतना सा खून का संचार उसमें हो जाए कि कम से कम ब्रेन डेथ पोस्टपोन, ब्रेन डेथ नहीं हो। दिमाग को मृत्यु से बचाने के वास्ते हम एक प्रक्रिया करेंगे, उसमें छाती को झटकेदार तरीके से बाहर से दबाते हैं और मुंह से मुंह सांस फूंकते हैं। ये हुई परिभाषा। दो काम करने हैं, झटके से बारंबार छाती को दबाएंगे तो वो हार्ट का काम हो जाएगा, और मुंह से मुंह लगा के सांस फूकेंगे। ये मुंह से मुंह लगाने वाला कोरोना है, इन्फेक्टेड है, कायदा कीचड़ लगा हुआ है, तो इसको बदलेंगे, अभी बातचीत पूरी आगे करेंगे। तो CPR में मोटी तीन चीजें, ABC। अपन कहते हैं या तो ये तो यार पढ़ाई की ABC ये पहली क्लास है, ABC तो सीखता है। ABC याद रखना आसान है। ए का मतलब एयरवे, सांस की नली, सांस का रास्ता। जैसे हमने देखा मुंह में कादा कीचड़ या खून का क्लोट या उल्टी का कुछ टुकड़ा या खाना का घास या रोटी का फंसा हुआ है तो उसको सांस आएगा ही नहीं। हम कुछ भी करेंगे, उसका मुंह ही ब्लॉक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एयरवे साबुत होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए, एयरवे चालू होना चाहिए ताकि उसको सांस आए। हम प्रयास करें तो सांस आए। B ब्रीथ, सांस देना, ब्रीदिंग सांस को बोलते हैं। हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसको ब्रीदिंग बोलते हैं, उसका B लिया। C हार्ट की वजह से जो सर्कुलेशन होता है। अब यहां पर लेंगे ABC, A एयरवे, सांस का रास्ता, B ब्रीदिंग, सांस लेना, C चेस्ट कंप्रेसर, C चेस्ट कंप्रेसर, चेस्ट कंप्रेसर, C फॉर कंप्रेसर। कहीं ABC कहीं CAB। ABC और CAB में फर्क है। ABC वहीं उपयोग में आएगा जहां पे आगजनी या ड्राउनिंग, ड्राउनिंग बोलते हैं पानी में डूबने को। पानी में डूबता है ना आदमी, उसको, उस घटना को ड्राउनिंग बोलते हैं। और एक आगजनी से मर जाए, उसमें सबसे पहले सांस और सांस चाहिए। दो तरह की घटनाओं में अगर हम शरीक, हम उसके गवाह हैं या हमारे सामने हुई कि डूब के मर रहा है या आगजनी में फंस गया, आग ने लाए लागी और सब सामान मायने आवाज आई, आप भाग आदमी ने काट लिया। अब उसमें रेस्पॉन्स नहीं तो उसमें ABC। पानी हमारे सामने, पानी में से निकाला हमने या किसी ने, कैसे भी डूबते हुए को या डूबे हुए को, तो उसमें भी ABC। इसके अलावा बाकी सब अकाल मौतों में, अनहोनी में, एक्सीडेंट्स में CAB, C चेस्ट कंप्रेशन, A एयरवे, B ब्रीदिंग। अब सबसे पहले क्या, किस पे बात करेंगे? CAB, ABC की जगह CAB। ABC केवल दो परिस्थितियों में, ड्राउनिंग में और आगजनी में, फायर एक्सीडेंट्स एंड ड्राउनिंग। अन्यथा CAB, C को पहले ले, AB को थोड़ा बाद में। C का मतलब चेस्ट कंप्रेशन। अब आपने देखा होगा जैसे हम टायर की पंचर पकाते हैं गाड़ी के टायर की, तो ट्यूब को बाहर निकालने के बाद में खोखा बचता है, खोखे को पाँव से दबाएंगे, जैसे ही पाँव वापस हटाएंगे खोखा वापस अपनी यथास्थिति स्थिति में आ जाता है ना। ऐसे ही हमारी छाती है, हमारी छाती को अगर दबाते हैं तो ये दब जाती है,
वो जैसे ही छोड़ेंगे वापस फूल जाती है। वो चित्र है क्या? एक जिसमें चेस्ट वाला टाइप। तो हमारी छाती भी एक रबड़ के खोखे के जैसे ही होती है। हमारी छाती में पीछे रीढ़ की हड्डी है और आगे ये ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम बोलते हैं। इस पीछे की रीढ़ की हड्डी और ब्रेस्ट बोन के बीच में हार्ट रहता है। अगर हम इस छाती को यहां से, तो एक चीज हम भूल गए, सबसे पहले पीड़ित को सीधा, फ्लैट, फर्म और रिजिड आंगने टाइप जगह पे रखेंगे, सुलाएंगे, उसको लिटाएंगे। पीड़ित को सीपीआर या बीएलएस के पहले सीधा लिटाएंगे। सीधा मतलब मुंह छाती ऊपर, उल्टा नहीं, बगल नहीं, सीधा लिटाएंगे, लंबा लिटाएंगे और कठोर आंगने के ऊपर। कठोर आंगने का मतलब थोड़ा फर्म, यानी बेड भी हो सकता है, तख्ता भी हो सकता है। तख्ते पे ऊपर पतला गद्दा है वो भी चलेगा, गुदड़ा है वो भी चलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं दबता है। उस दबे उस परिस्थिति में अगर हमारा पीड़ित सीधा लेट रहा है, हम उसकी छाती को दबाएंगे तो छाती दब जाएगी, और वापस छोड़ेंगे तो वापस ऊँची उठ जाएगी। ऐसी प्रक्रिया नहीं। वो हार्ट वाला चित्र ये नहीं। अपने एक डायग्राम बनाया था ना, जिसमें एरोटा जा रहा है, चेस्ट है हार्ट को, चलो उसमें कोई बात नहीं। हार्ट जैसे खुद पंप करता है ना, उस पंप को हम बाहर से दबा के नकली तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम जोर से दबाएंगे तो वो हार्ट दबेगा तो उसके अंदर जो खून भरा हुआ वो आगे जाएगा। ये रहा, ये हार्ट पड़ा हुआ है, ये ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम, और ये रीढ़ की हड्डी है पीछे। इसको झटके से दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे तो हार्ट एक बार दब के इसका खून संचार तंत्र में चला जाएगा। जैसे ही हम अचानक से खुला वापस छोड़ेंगे ढीला, तो ग्रहण करने वाली नलियों से इसका खून इसमें वापस बढ़ जाएगा। ये नहीं जाएगा वापस, जो बाहर जा चुका वो जा चुका। इसमें वाल्व होते हैं हर जगह, बड़ी नलकियों में वाल्व होते हैं। हार्ट से बड़ी नलकियां जहाँ भी निकलती हैं उनमें वाल्व होता है। जो खून बाहर निकल गया वो आगे जाएगा, और जो भरना है वो अपने आप भरेगा। तो इसको झटके से दबा के छोड़ेंगे तो 50, 60, 70 ml खून इन नलकियों में और संचार में जाएगा, और दिमाग में भी जाएगा। साथ साथ दिमाग में सबसे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि दिमाग की नसें सीधी जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला ग्रहण करने वाली नलियों से इसका खून इसमें वापस बढ़ जाएगा। ये नहीं जाएगा वापस, जो बाहर जा चुका वो जा चुका। इसमें वाल्व होते हैं हर जगह, बड़ी नलकियों में वाल्व होते हैं। हार्ट से बड़ी नलकियां जहाँ भी निकलती हैं उनमें वाल्व होता है। जो खून बाहर निकल गया वो आगे जाएगा, और जो भरना है वो अपने आप भरेगा। तो इसको झटके से दबा के छोड़ेंगे तो 50, 60, 70 ml खून इन नलकियों में और संचार में जाएगा, और दिमाग में भी जाएगा। साथ साथ दिमाग में सबसे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि दिमाग की नसें सीधी जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला सी, चेस्ट कंप्रेशन किस जगह करेंगे? छाती के बीचों बीच। बीचों बीच का मतलब दोनों निपिल्स के बीच में। दोनों निपिल होते हैं ना अपने, मेल हो फीमेल हो, दोनों निपल्स के बीचों बीच। ये मिडल ऑफ द चेस्ट कहलाती है, छाती के बीच में। ऐसे नहीं हार्ट लेफ्ट में होता है, ये वो ज्ञान नहीं लेना। छाती के बीचों बीच। कैसे? हमारे हाथों से हथेलियों की, कलाई की, एल्बो की, कंधों की पोजीशन ध्यान से देखनी है। कैसे? दाहिना हाथ आगे निकाला, इसको यो पूरा मोड़ लिया, दूसरे बाएं हाथ की अंगुलियों को इनसे इंटरलॉक कर लिया और हाथों को सीधा कर दिया। अब बीचों बीच रखेंगे। पीड़ित के लेवल पे हमारे घुटने होने चाहिए। हमारी पोजीशन क्या होगी? पीड़ित के दाईं तरफ, अमूमन ज़्यादातर दाईं तरफ, और हमारे घुटने पीड़ित के शरीर के लेवल पे। जैसे ये मेरे नीचे, तो अगर मैं नीचा पड़ गया
तो इसमें कोई बात नहीं, बस सीधा आप ऐसे आ जाओ, आपके घुटने इसके लेवल पे आ जाए सीधे। उससे क्या होगा, सबसे पहला एक हाथ को दूसरे को इंटरलॉक कोहनियों में सीधा हमारे कंधे के शरीर के वजन से दबाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे थक जाएंगे, हमारा पूरा वजन जाएगा नहीं हो ऐसे, तो हम थकेंगे नहीं और हमारे पूरे शरीर का वजन जाएगा, जिससे दबना इजी हो जाएगा। अभी आपको सबको दो दो के जोड़े में बुलाएंगे और करके दिखाएंगे। पहले 2-3-4 राउंड हम करेंगे, फिर आपको बुला बुला के आपको सिखाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड हो वो सब आओ और करके। तो हाथों की पोजीशन सबसे ख्याल में लेनी है, इंटरलॉक करके सीधे टाइट करके 90 डिग्री पे कलाई पे घुमा के कोहनियों में सीधे रखते हुए टाइट, और इतना ऊपर झुको कि आपकी कंधा इस पे लेवल पे आए, तभी आप थकोगे नहीं। और ये पोजीशन हाथों की हो गई। हर झटके के साथ आपको बोलना है 1 2 3 4 ऐसे। कितना बोलना है? 30 तक। एक राउंड में 30 बार कंप्रेशन देना है और मुंह से बोल के देना है। आप 27-28 बोलोगे तो अगला जो साथ में खड़ा है ना, वो मुंह से मुंह लगा के सांस देगा, तो वो भी तो तैयार होना चाहिए ना। वो तैयार कब होगा? जैसे ही उसको लगेगा कि 28-30 हो गए, फट से मुंह लगा के वो सांस भरेगा। तो चेस्ट कंप्रेशन को अभी और ध्यान से, जगह दोनों निपल्स के बीचों बीच, छाती के बीच में। स्पीड कितनी? 100 से 120 झटके प्रति मिनट। 100 से 120 झटके प्रति मिनट। 1 मिनट में 100 से 120 की स्पीड आए। कितना दबाएंगे? या तो छाती का 1/3 गहराई, ये छाती की ये है ना, ये पूरी, ये मान लो 9 इंच है, ये 9 इंच है, तो 9 इंच के 1/3 कितनी हुई? 3 इंच। इतना दबाओ कि 3 इंच दबे। या 5 से 6 सेंटीमीटर एडल्ट में, 4 सेंटीमीटर बच्चों में। बच्चों में 4 सेंटीमीटर, एडल्ट में 5 से 6 सेंटीमीटर। किस पे निर्भर है? छाती की मोटाई पे। पूरी छाती की एंटीरो पोस्टीरियर गर्थ या डेप्थ छाती की, उसका 1/3, तो ये लगभग 2 इंच या 5-6 सेंटीमीटर बैठेगा। तो 5-6 सेंटीमीटर दबना चाहिए, तभी हार्ट का अंदर वाला खून बाहर पंप होगा। छोड़ना फट से, झटके से, तुरंत झटके से छोड़ना है, ताकि हार्ट वापस भी भरे। ये नहीं है कि हम दबा के ही रोके ही बैठ गए, फिर हार्ट में वापस कहाँ से आएगा? वापस तभी आएगा जब हम उसको ढीला छोड़ेंगे। इसे ढीले छोड़ने को बोलते हैं अलाउ द चेस्ट रिकॉयल। छाती को वापस फूलने दिया जाना चाहिए। और पुश फास्ट एंड पुश हार्ड। पास फास्ट का मतलब इसकी दया नहीं लेनी, पुश फास्ट एंड पुश हार्ड। झटके से 120 झटके प्रति मिनट के हिसाब, 5 से 6 सेंटीमीटर एक झटके की गहराई या दबाव। हाँ, ये बात है। तो ये तो हो गया चेस्ट कंप्रेशन। कंप्रेशन को इस तरीके से रखो कि जैसे हम झटके से ऊंचा उठेंगे, उस समय चेस्ट वापस अपनी पुरानी स्थिति में आए। इसको बोलते हैं रिकॉयल। छाती को वापस ऊंची उठने दी जाए, तभी तो हार्ट भरेगा। ये होगा कैसे? हमारी पसलियां और हमारी हड्डियां और ये सब लचीली होती है। किसी भी रबड़ की चीज को खींच के छोड़ते हैं तो अपनी पोजीशन में छोड़ते ही वापस आ जाती है। वैसे ही छाती का हाल है। दबाएंगे दबेगी, झटके छोड़ेंगे वापस ऊंची उठेगी। तो उस समय कुछ सांस भी खींचता है। जैसे गर्मियों में कुत्ते का आफड़ा सुना ऐसे, तो जैसे हम दबाएंगे इधर मुंह से सांस बाहर निकलेगा, हम छोड़ेंगे कुछ सांस अपने आप आएगा। थ्रू माउथ ब्रीदिंग नहीं भी दिया आप अकेले, मैं आपको
चेस्ट कंप्रेशन चालू रखना है। सांस के बजाय पहला प्रायोरिटी सांस की रखनी है। तो एक बार और बताता हूं, मिड ऑफ द चेस्ट दबाने की जगह, हाथों की पोजीशन 100 से 120 हमारी गति, 4 से 5 सेंटीमीटर एडल्ट में, बच्चों में 4 सेंटीमीटर, और दोनों हाथों से एडल्ट का ये सीन है। और पूरा छोड़ो, पूरा झटके से दबाओ और झटके से वापस छोड़ो। ये तो हो गया बड़ों में। चिल्ड्रन यानी 6, 7, 8, 10 साल के बच्चे में भी डिट्टो ऐसे ही। अगर वो छोटा भी लाओ क्या डमी, छोटा बच्चा उठा लाओ, कोई नहीं कितना अच्छा। अगर इन्फेंट है, 1 साल तक का बच्चा ही है, अपने घर पे बच्चा ही, छोटा बच्चा होद में गिर गया, पाउंडी में गिर गया, पट्टे में आके गला बंद हो गया और कुछ हो गया, तो बच्चे में दोनों हाथ में टूट टाट जाएगा, कचुमरा हो जाएगा। उसमें एक हाथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 30 कंप्रेशन, 30 झटके एक बार में। उसके निपल्स के बीच में एक हाथ, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 झटके एक बार। फिर 2 सांस देंगे। सांस की बारी अभी आएगी। सांस में क्या करना है, अगर न्यूनेट है, बच्चा है छोटा सा ही, तो उसको ऐसे पकड़ में आ जाएगा। वो ला रहा है अभी। इन्फेंट में या न्यूनेट में अगर बिल्कुल ही छोटा 1, 2, 3 महीने का है तो उसका तरीका अलग है। अभी वो नमूना आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डमी मैनक्विन। क्या बोलते हैं इसको, डमी या मैनक्विन, जिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। बचाव करने वाले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेस्क्यूअर। बचाव दल को रेस्क्यू टीम। बचाव करने वाले को क्योंकि अंग्रेजी का माहौल हो गया आजकल, अरे रेस्क्यू टीम आई, रेस्क्यू टीम आई। अब हमें समझ में नहीं आया रेस्क्यू टीम क्या थी। बचाव दल, उसमें 2, 3, 4, 5 आदमी होते हैं, उनको रेस्क्यू टीम बोलते हैं, बचाव दल। अकेले बचाव करने वाले को, बचावकर्ता को रेस्क्यूअर। अब रेस्क्यूअर की संख्या पे है सारा खेल, कितने लोग हैं। फकत आप अकेले हो, 2 हो, 3 है, इसके ऊपर बाकी का काम। तो ये चेस्ट कंप्रेशन समझ में आया। दूसरा CAB, ए का मतलब एयरवे, सांस का रास्ता। अगर मुंह में कुछ भी फॉरेन बॉडी, कचरा, उल्टी का हिस्सा खंबे से गिर गया तो मुंह टूट के मुंह में खून भर गया, क्लॉट हो गए, तो उसको साफ करना पड़ेगा आपको अंगुली डाल के। ये आ गया बच्चा। बच्चे में क्या करेंगे, अब ये तो और भी छोटा निकला, 8-7 साल का भी नहीं है, ये 2-3 महीने का ही है। तो 2 अंगुलियों से ये तो घुस गया, ये वापस नहीं उठता है, तो ऐसे 2 अंगुलियों से, या इससे भी अच्छा कैसे, तो ये दोनों अंगूठे नहीं, ये दोनों अंगूठे ऐसे बच्चा पकड़ के, ये आ रहा नहीं इसको सांस। गायनी वाली लड़कियां देखो ध्यान से, क्योंकि जो न्यूनेट जन्मते ही नीला पड़ जाता है ना बच्चा, तो उस समय उसको वो अमूमन उल्टा लटकाती, उल्टा क्योंकि उसका मुंह का छाती का पानी बाहर निकल जाए, या उसको यूं। तो उसको दबाने का तरीका यही है, दोनों अंगूठे छाती के बीच में रखो और दबाए जाओ। वही स्पीड सब में 100 से 120, चाहे बच्चा हो, इन्फेंट हो, न्यूनेट हो, चाहे एडल्ट हो, स्पीड 100 से 120। अब अगली प्रक्रिया एयरवे, सांस का रास्ता। सांस देंगे पर जाएगा कब, जब यहां से लेके यहां तक का रास्ता पेटेंट होगा, साफ होगा, क्लियर होगा। मरते ही, कार्डियक अरेस्ट होते ही हमारा शरीर ढीला पड़ता है और हमारा सांस का रास्ता हमारे ही जीभ से बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं टंग फॉल। जैसे गहरी नींद में खर्राटे भरते हैं ना, ऐसे खुद का रास्ता खुद बंद करता है आदमी, सांस का रास्ता। हमारी जीभ इतनी सी पीछे खिसक जाती है, तो थ्रोट में, गले में हमारी जीभ थोड़ी सी पीछे खिसकते है, हमारे सांस का रास्ता बंद हो जाता है, तो ब्लॉक हो गया रास्ता।
उसको वापस नॉर्मल करने को बोलते हैं एयरवे पेटेंसी। इसके 3 तरीके हैं। जैसे ही आप एक अपना दाहिना हाथ, अगर मैं राइट साइड में खड़ा हूँ तो दायां हाथ ललाट पे रखो और बायां हाथ से ठोडी को यूं करो। इसको बोलते हैं हेड टिल्ट और ये चिन लिफ्ट। परीक्षा में पूछेंगे आपसे, चाहे एम्स का एग्जाम हो चाहे किसी का हो। हेड टिल्ट, पीछे, माथे को पीछे ले जाना, और चिन लिफ्ट का रास्ता पूरा खुल जाता है। ऐसे आप गर्दन को यहाँ लगा के एक बार थूक निकलो, कर लो, अपन बैठे हैं, थूक निकलो, ऐसे करके आराम से निकला जाएगा। पर यूं करो, पूरा पीछे खींच के थूक निकल के बताओ कोई, ऐसा करो और अब थूक निकलो, नॉट पॉसिबल। तो यूं करने के बाद में सांस का रास्ता पूरा खुलेगा, खाने का रास्ता स्वतः ही बंद हो जाएगा। तो ये हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट कब नहीं करना? जब आपका पीड़ित हाइट से गिर गया हो या एक्सीडेंट में ऐसे लगी हो कि उसकी गर्दन टूट गई हो। गर्दन टूटे हुए में लगे कि नेक इंजरी है, तो अगर बार बार यूं करेंगे तो टूटी हुई को और पूरी तोड़ देंगे, और फिर आगे वो हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते जब तक हमारी मदद आएगी, हमारे CPR का परिणाम 0 आएगा, क्योंकि उसकी गर्दन पूरी टूट जाएगी। टूटी हुई चीज़ को बार बार ही लाएंगे तो, जैसे तार आधा टूट गया, अपन मोड़ते हैं ना घर पे कोई तार तोड़ने के लिए, काटने का जुगाड़ने में हम बार बार मोड़ते हैं। आधा टूटा हुआ तो 3-4 बार और लड़ाते वो टूट के 2 टुकड़े। तो अगर नेक की इंजरी, सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो चुकी और हर बार यूं कर रहे हैं हम, तो वो टूट जाएगी और काम नहीं आएगा हमारा काम किया हुआ। इसलिए उनमें जा थ्रस्ट काम आती। तीसरा मैन्योवर, जा थ्रस्ट मैन्योवर। जा जबड़ा, थ्रस्ट, इसको आगे दिखाना है। सामान्यतः हमारे दांत मिले हैं, पर जा थ्रस्ट में हमारा जबड़ा आगे सरकेगा 1 सेंटीमीटर, और नीचे वाले दांत, ऊपर वाला जबड़ा फिक्स है। ऊपर वाला जबड़ा तो फिक्स है हमारा, ये मैक्सिला, तो नीचे वाला जबड़ा मैंडिबल आगे पीछे हो सकता है। तो जो जीभ पीछे सर गई थी, अगर जबड़े को हम ताकत लगा के आगे सरकाएंगे तो भी रास्ता खुल जाएगा। तो फॉल फ्रॉम हाइट या एक्सीडेंट या नेक इंजरी के चांसेस नहीं हैं। तो चिन लिफ्ट और हेड टिल्ट, अगर नेक सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के चांसेस हैं तो जा थ्रस्ट। उसमें क्या करेंगे, ये जो एंगल ऑफ मैंडिबल है ना, ये जबड़ा यूं जाके यूं आ रहा है, यूं जाके यूं आ रहा है, तो इसको एंगल बोलते हैं। इसके नीचे दोनों तरफ से इसको ऊंचा उठाएंगे तो ये जबड़ा अपने आप आगे आ जाएगा। इसको जा थ्रस्ट मैन्योवर बोलते हैं। ये कोना है ना अपना, इस कॉर्नर पे दोनों अंगूठे जैसे घुसेर के अपन आगे धक्का मारेंगे तो हमारा मैंडिबल थोड़ा आगे सरक जाएगा, और उसके साथ साथ जीभ भी आगे आएगी और हमारा सांस का रास्ता खुल जाएगा। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी 2 जगह संभव होती है, या तो गिरने वाले की गर्दनें टूटती है ना, जैसे बच्चा है, सर छत पे पतंग उड़ा रहा है, अब इतना मग्न होता है पतंग उड़ाने में कि पीछे पीछे खिसकते नीचे, तो उसकी गर्दन ही पहले जाती है, उसकी गर्दन टूट गई। उसमें जा थ्रस्ट वाला उपयोगी है। गिरते ही बेहोश हो गया, हार्ट बंद हो गया, उस परिस्थिति में हम ही करेंगे, कुछ घर पे करेंगे तो क्यों, हमारा ही बच्चा है या पड़ोसी का बच्चा है। उसमें हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट नहीं करना गर्दन की इंजरी में। इसमें जा थ्रस्ट ये काम देगी। तो एकाएक हमने सुना कि धन्ना जी का, मन्ना जी का, पन्ना जी का बच्चा गिर गया नीचे, जाके देखा थपथपाया, बच्चा बेहोश है, सांस देखा नहीं आ रहा है, पल्स देखी नहीं आ रही है, तो हमने CPR शुरू किया। 30 कंप्रेशन के बाद में 2 सांस देने हैं। कैसे देने हैं? एयरवे क्लियर हो गया, उस गिरे हुए बच्चे के जा थ्रस्ट यूँ आएगी, यूँ ऐसे, ये पोजीशन करनी पड़ेगी। अब सांस देने के लिए
या तो हम लंबा पूरा पूरा सांस खींचे और हमारी छाती में जो सांस है वो उस पीड़ित के छाती में ठेल दे। या हॉस्पिटल में है तो मास्क, केवल मास्क भी होता है ना, एक मास्क अलग तरह का आता है, एम्बुलेंस वालों के पास में एक मास्क होता है, वो इतना सा होता है छोटा सा ऐसे, तो उस मास्क से देंगे। या तो माउथ टू माउथ यानी मुंह से मुंह मिला के, या मास्क टू माउथ, इसका माउथ और हमारा मास्क, या अम्बू आर्टिफिशियल मैकेनिकल ब्रीदिंग यूनिट। एक अम्बू लो, एक अम्बू अस्पताल में मिलता है, अम्बू आर्टिफिशियल मैकेनिकल ब्रीदिंग यूनिट MBU। अम्बू से जैसे ग्रोसली इन्फेक्टेड है, कोरोना का समय चल रहा है, ताज़ा कीचड़ ऐसा लगेगा कि सन गया मुंह, तो उसके लपेटे में हमारे भी इन्फेक्शन लग सकता है, इसलिए मुंह नहीं लगाएंगे। अगर साफ सुथरा है और माउथ टू माउथ देना है तो पहले 3 महीने और से मुंह खोल लिया, एक हाथ से नाक बंद कर लिया। एडल्ट है तो एक हाथ की चूंटी से बंद कर लिया, है ना, यूं कर लिया, और हमारे मुंह से हमारे होठों को इसके ओर चिपकाएंगे, लंबा छाती में फूंक देंगे। देखेंगे क्या इसकी छाती ऊंची उठी कि नहीं। अभी देखना, उठी, ज्यादा ही उठ गई। अरे मेरे डर था, मैंने कहा पता नहीं उठेगी, तो मैंने ज्यादा जोर से मार दिया। तो ऐसे 2 सांस में 1 सेकंड लगेंगे। फट से फिर लंबा सांस लो, फिर पिंच करो और मुंह से मुंह जोड़ो और सांस अपना पूरा फूंक दो। हमारे सांस में हमने पूरी ऑक्सीजन थोड़ी खींच ली थी, हमारे सांस में जो ऑक्सीजन थी वो पीड़ित को गई। अगर बच्चा ही है 1 साल का 2 साल का, तो इसका नाक वाक बंद करने की जरूरत नहीं है। इसके पूरे के होठ, हमारे होठ इसके पूरे के सिलेंगे यहाँ पर, पूरे फेस पे। इसकी नाक को यूं पिंच नहीं करना, हमारे होठों को बच्चे के नाक और मुंह दोनों पे सील करना पड़ेगा पूरा। अब इसकी छाती में तो जगह थी, मेरा पूरा सांस आ गया। इसकी वाइटल कैपेसिटी 70 ml है, 40 ml है, 20 ml है, तो इसको सांस कैसे देंगे? होठों से, गालों से। इसमें सांस नहीं फूकेंगे, न्यूनेट में या इन्फेंट में फूकेंगे नहीं, पूरा छाती का सांस नहीं देंगे, केवल गालों का, इतनी फास्ट। तो इसको खाली अपना सांस अलग है, जो गालों में हवा है ना, फूकनी वो बजाते हैं अपन अलग हो जाए। कालबेला का गाल देख फूल अच्छा ना बजाती वक्त, उंगी बजाओगे ना, ऐसे हमारे गालों में जितनी हवा है वो बच्चे के लिए काफ़ी है। गालों की हवाई बच्चे की छाती के लिए पर्याप्त है, इसलिए हमारा छाती का सांस नहीं फूकना, इसके केवल हमारे मुंह में गालों में जितनी हवा आ गई वो ही बच्चे के लिए पर्याप्त है। अब रेशियो, अगर आप अकेले हो, ये मास्क यूं आता है, पहना इशार नाक की तरफ, ये मास्क दिख रहा है ना, ये काम का, पहना इशार नाक की तरफ। ये मास्क पकड़ने की विधि, ईसी क्लैंप, परीक्षा में पूछेंगे आपको, ईसी क्लैंप, सी बन गया, ठहरो, सी लगा के नहीं है आपको देखने में, और ये तीनों उंगली ई जैसे लग रही है ना, इसलिए इसको ईसी क्लैंप बोलते हैं। सी स्टैंड फॉर सी सेफ। सी आर्म देखिए ना आपने ओटी में कहीं भी, सी आर्म, वो भी ऐसे सी सेफ होती है। तो ई सी क्लैंप, ई ये 3 उंगली कैसे, ऐसे, दोनों उंगली मेरी, एक नाक की तरफ और एक इधर आ गई, ई सी आ गया, और ये 3 उंगली यहां पर नहीं दिखा, इधर इधर बताता हूं।
ये पहना हिस्सा है मास्क का, ये नाक की तरफ जाएगा, टिक गया ऊपर। अब इसको एयर टाइट सीलिंग कैसे होगी, क्योंकि ये भी रबड़नुमा है और इसके भी ये रबड़नुमा है, पर इसको दबाना पड़ेगा। दबाने के लिए ये सी बन गया और 3 उंगलियां ई जैसी लग रही है ना, ई अंग्रेजी का ई सी क्लैंप, तो सी तो ये बन गया और ई ये हो गया। एक अंगुली एंगल ऑफ मैंडिबल और दूसरी अंगुली एंगल पर, तीसरी यहाँ। अब रास्ता तैयार नहीं हुआ, री मुड़ गई, बाहर आ गया, ट्रेकिया किंग हो गई ट्रेकिया। ये देखो, ये इसको नीचे उतारो बनियान टाइप। हाँ, तो ये क्या मेथड हो गई, मास्क टू माउथ। हमने मास्क में फूंक दी, ये क्या हो गया, ये हाइजीनिक हो गया। हाँ हाँ हाँ, ऐसे रहने, ऐसे रहने, हटाओ इसको थोड़ी देर। अब वो मुंह से मुंह लगाना अनहाइजीनिक लगता है, बुरा सा लगता है, शर्म सी भी आती है और उसकी बीमारी हमारी भी आ सकती है। तो करना क्या है, मास्क टू माउथ, मास्क टू, इसका तो विक्टिम का तो माउथ। विक्टिम किसको बोलते हैं, पीड़ित को। विक्टिम कोई शब्द समझ में नहीं है तो पूछ लेना, ये आए, यही चलेगा आपका। विक्टिम का मतलब पीड़ित। तो हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, ये दोनों काम अपने आप होंगे अभी इसमें। ये डम्मी थोड़ी सस्ती है, अब देखना इसमें वो आएगी, आगे ना। अब ये अपने आप नहीं सुसेगा, वो दबाना पड़ेगा तभी जाएगी अपने आप। तो ये मास्क टू, अन्यथा बैग टू माउथ। ये बैग है ना अम्बू का, इसका नाम है अम्बू। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, आर्टिफिशियल मैकेनिकल यानी हमारे द्वारा चलित, आर्टिफिशियल मैकेनिकल ब्रीदिंग यानी सांस, यूनिट यानी एक 3 चीजों का जुगाड़ जो एक जगह जोड़ा, असेंबल करते ही वो यूनिट कहलाता है। इसमें 3 चीज थी, मास्क, रूबिन्स वाल्व, इसको क्या बोलते हैं, रूबिन्स वाल्व। ये हवा को इधर ही जाने देगा, इधर नहीं आने देगा। यहाँ वाल्व है, दिख रहा है, मैं दबाऊंगा तो वाल्व खुलेगा, देखना बीच में मछली का सब मुंह खुलता है ना, नहीं खुला। इसको दबाएंगे तो इसका वाल्व खुलेगा, हवा बाहर आएगी, वापस खींचते समय इधर से जाएगी। एक बार देख लो, इसको ऐसे पकड़ के दिखाना, 2-4 को दिखाओ। इस वाल्व को बोलते हैं रूबिन्स वाल्व। तो अम्बू में 3 चीज हो गई, बीच में वाल्व, एक तरफ मास्क, एक तरफ बैग। बैग अपने आप वापस फूलते हैं, जैसे छाती फूली वैसे ही मुंह खुलता है ना। ये अम्बू, ये आपको पूछा जाएगा, ये पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसमें एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाएगा, आर्टिफिशियल मैकेनिकल ब्रीदिंग यूनिट। ये मौके पे नहीं मिलेगा, बीएलएस का इस समय का अधिकतम उपयोग, आपको फायदा भी मिलना ही चाहिए। तो आर्टिफिशियल मैकेनिकल ब्रीदिंग यूनिट 20 दिया, ये देखो अपने आप इधर से खींच लेगा। इसमें एक नोजल है, एक निपिल से एक चोंच है, इससे ऑक्सीजन की ट्यूब जोड़ देंगे। ये आईसीयू वाली बाइयाँ जानती हैं, ऑक्सीजन के पॉइंट से, ऑक्सीजन आउटलेट से इसमें ऑक्सीजन भर देंगे। तो और ये ऐसे बाएं हाथ से पकड़ लो, दाहिने से दबाओ। पर अब करना क्या है, अब उसको उल्टा करो, उल्टा उल्टा उल्टा, पहले जैसे वापस टाइट करो, फिक्स करो। रेशियो पे चल रहे थे हम, 30 कंप्रेशन के बाद में 2 सांस। अगर आप अकेले रेस्क्यूअर हो, आप अकेले आदमी हो, तो 30 कंप्रेशन के बाद में 2 सांस देनी है और फिर वापस कंप्रेशन पे लग जाना है। 30 कंप्रेशन, 30 कंप्रेशन और 2 सांस
30 कंप्रेशन, 2 सांस, 30:2। अगर एक ही रेस क्योर है तो चाहे एडल्ट हो, चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे इन्फेंट हो, यही रेशियो रहेगा। रेशियो ऑफ कंप्रेशन टू ब्रीथ 30:2। 30 कंप्रेशन, 2 सांस, 30 कंप्रेशन, 2 सांस, 30 कंप्रेशन, 2 सांस, ऐसे 5 साइकिल 2 मिनट में पूरी हो जाएगी। ऐसे 5 साइकिल 2 मिनट में पूरी हो जाएगी और हर 2 मिनट के बाद में पल्स चेक दोबारा करनी है। हर 2 मिनट के बाद में पल्स चेक दोबारा करनी है कि हमने किया जिसका फल भी मिला कि नहीं। इस दौरान करते रहो करते रहो करते रहो, या तो 108 वाला आ जाएगा, या कोड ब्लू किया तो कोड ब्लू टीम आ जाएगी। अन्यथा आप ये एक एक साइकिल 2-2 मिनट वाली 2 आदमी हो तो करते रहो। 2 आदमी हो तो स्विच ओवर करते हैं। स्विच ओवर का मतलब अपनी पोजीशनिंग बदलना, शिफ्टिंग। जो कंप्रेशन दे रहा है वो सांस पे आएगा और सांस दे रहा है वो कंप्रेशन में, क्योंकि एक एक आदमी थक जाएगा, कचुमर हो जाएगा उसका। बंद। तो 5 बार दबाए, 5 बार 30 कंप्रेशन दिए, 30 पंजे 150 कंप्रेशन। दूसरे वाले अपने पार्टनर ने 5 बार 2-2 सांस दिए। जैसे ही आपकी 5 कंप्रेशन के टर्न हो गए, 2 मिनट हो जाएंगे, आप इधर आ जाओगे मुंह की हेड की तरफ और आपका पार्टनर इधर आ जाएगा। तो अगर अकेले ही हो तो चाहे एडल्ट हो, चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे इन्फेंट हो, 30 बार कंप्रेशन 2 सांस, 30 कंप्रेशन 2 सांस, 30 कंप्रेशन 2 सांस, यही करते रहो, यही करते रहो, यही करते रहो। अगर माउथ टू माउथ या आप नहीं दो, कोरोना किसे डर रहे हो, इन्फेक्शन है, तो केवल 30 कंप्रेशन देके 5-5 सेकंड का इंटरवल लेते रहो और आप दबाते रहो। कब तक? कोड ब्लू टीम आ जाए, या अगले की पल्स आ जाए, या उसका सांस आ जाए, या उसको चेत हो जाए, या तो आपको मदद मिल जाए, या उसकी खुद की सांस चल पड़े। सांस तभी चलेगी जब अंदर हार्ट चल पड़ा। हार्ट चलने का आपको पता कैसे लगेगा? पल्स, या सांस आ गया या अगला चेत हो गया, ओए पलट मैं तो नहीं कहूँ। ऐसे बहुत चांस होते हैं कि खंबे से गिरा और उसका सांस बंद हो गया। यार आपने केवल 1 साइकिल करी और अगला बैठा हो जाएगा, पक्का बैठा हो जाएगा। आप में से किसी को जरूर पता होगा कि धंधेड़ने मात्र से भी आदमी बैठा होता है। जोर से धंधेड़ो ना, उसको छेड़ो, छेड़छाड़ करने से भी उत्तेजना मिलती है। केवल 30 कंप्रेशन की साइकिल से भी वापस बैठा हो सकता है आदमी, नहीं तो मर गया। तो या फिर आप इतने थक गए कि आप ही गिरने वाले हो जाओ। सबसे पहली शर्त है सीन सेफ नहीं हो तो कुछ नहीं करना, आपको अपनी जान को जोखिम में नहीं डालनी। फिर CPR शुरू कर दिया तो बंद कब करनी है? सीन में अनसेफ्टी हो जाए, कुछ भीड़ हो गई और मेरे को ही मार लेंगे यार, अरे कहीं हो 100 150 के जना देख बड़ा आगा, पहले आपा ने चीत गिरा। स्टैम्पीड होती है ना, स्टैम्पीड सुना होगा, उसको क्या बोलते हैं, दबने वाली घटनाओं को। अजी 10-20 आदमी एक पे गिर जाते हैं, बगदड़। जैसे एक महिला झाड़ू निकाल रही है, 4 बोरी आ गई ऊपर से गेहूं की, टांग टूट के नीचे आ गई, गिर के फिसल के मर गई ना वही। ऐसे ही बगदड़ आपके ऊपर आ रही है तो पहले आप भी फिर छोड़ के भाग जाओ, तो अनसेफ हो गया वो। तो सीन अनसेफ हो जाए, सांस आ जाए, अगले को चेतना आ जाए या आपकी मदद आ जाए तो आप CPR बंद कर दो, उनके हैंड ओवर करो। पर कोड ब्लू टीम आते ही जो साइकिल आपकी चल रही है 5 राउंड की, वो पूरी करनी है। आप एक जना चेस्ट कंप्रेशन देते रहो, पर जो सांस की तरफ आदमी था ना, वो बोलेगा सर हम ये कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, हमें इसका पता लगा और हमने CPR शुरू कर दिया। और ये बात आप 30 कंप्रेशन की 5 साइकिल चेस्ट कंप्रेशन वाला पूरी करके अगली को हैंड ओवर कर दो। 60 में नहीं, 90 पे नहीं,
पूरी 150 कंप्रेशन करके कोड ब्लू टीम को संभला के आप हट जाओ, या आप इतना बुरी तरह थक गए कि भाई अब अपन ही मरने वाले हो गए, तो ये 5-6 बातें हैं CPR बंद करने की। एक मामला और है CPR कब नहीं करनी चाहिए। कई बार बहुत बूढ़े आदमी, ये नहीं है कि सांस भी नहीं है, होश भी नहीं है, पल्स भी नहीं है और हम CPR के लग जाए, नहीं। सबसे पहले रिलेटिव्स को बोलो कि इसको सांस नहीं आ रहा है, इसका हृदय गति बंद हो गई, बेहोश है, ये मर चुका, तो आप कहो CPR को। तुरंत बोलेंगे नहीं साहब नहीं करना, हम तो ये चाह रहे थे कि बूढ़ा कब मरे। इसलिए पहला CPR कब नहीं करें, जब रिलेटिव्स ही मना कर दें। कोई कैंसर से तड़प रहा है, 6 महीने से, साल से पारे पारे कर रहा है, हर रात मुश्किल निकल रही है, और सौभाग्य बोलेंगे वो मर गया, और घर वाले आपसे केवल डिक्लेयर करवाने लाते हैं हॉस्पिटल में कि मरी गया है क्या सच्ची में, उस समय नहीं करनी। तो घर वालों की सहमति या समय पे डेथ, किसी ने नहीं बोला। 90 साल का आदमी है, बूढ़ा आदमी है, आपके इमरजेंसी में आ गया, आपको कहीं मिल गया, पड़ा मिल गया, अकेले में, बस में या रास्ते में, आपने पूरी तरह से भी मरने वाला था, आज मर गया, तो प्राकृतिक मौत समय पर, अकाल मौत नहीं है वो, काल पे, उसके सही समय पे मौत आई है, उसको CPR BLS नहीं देना। तो मौत प्राकृतिक लगे जब घर वाले मना कर दें, या कभी कभी शरीर को देखा अकड़ गया, इसका मतलब 5-7 घंटे हो गए मरे, आपने उसको छेड़छाड़ करी, हिलाया डुलाया, आपने यूँ हिलाया, टांगे यूँ ऊँची उठ गई, ऐसे उठाते ही मरने के बाद में आधे घंटे बाद में आदमी में अकड़न डेड बॉडी में हो जाती है, तो वो डेड बॉडी कहलाएगी, वो उस समय मर नहीं रहा। हमारी सारी कब थी, जब हमारे सामने गिर रहा है या अभी अभी मरा है, या ये लगे कि हमारे गेट पे ही एम्बुलेंस में इसकी अंतिम सांस निकली है, लगे कि 1, 2, 3, 4, 5 मिनट, अगर आपको लगे कि 10 मिनट से ज़्यादा हो गई, शरीर ठंडा हो गया, अकड़ने लग गया, या ऐसे लगे कि यार उसको पूछे भाई कब बोला था, अजी सिंगोत बोलो जना पाचिन तो सांस ही कौन आयो, गोविंदगढ़ पाचे हो तो शुष्क ही कौन है, सांस ही कौन ली, तो भी नहीं करना, हाथ जोड़ लो फट से कि भैया ले जाओ वापस। क्योंकि आप CPR के लग गए तो वो घर वाले कहेंगे कि नहीं साहब अब तो आपके सामने आपने ही मारा है, आपने दबा दबा के नहीं मरे तो मार दिया आपने, तो जिंदा लाए थे हम तो पहले घर वालों को ठीक से बताओ, इमरजेंसी में देखो बेहोश है, सांस नहीं और नाड़ी नहीं, मतलब मर गया, आप कहो तो हम प्रयास करें, हो सकता है वापस जीवित हो जाए। ये बात करने में कितने सेकंड लगी, 6 सेकंड। वापस देखो भाई, खास आदमी आ जाओ, जैसे आप आ जाओ, तो फिर हम इनको संबोधन करेंगे, आपके पीड़ित में, आपका पीड़ित बेहोश है, सांस नहीं है, हृदय गति भी बंद हो गई और ये मर चुके हैं, आप कहो तो हम इनकी मदद करें, हो सकता है वापस जीवित हो जाए। 5 सेकंड लगे, 6 सेकंड लगे, और वो कहे हाँ साहब आप तो करो, तो लग जाओ फट से अपने टीम वालों को, सबको, एक आदमी टीम लीडर होता है, बाकी लोगों को। तो जो हॉस्पिटल में करते हैं ना, ये BLS नहीं कहलाता। BLS की जो थीम जो 20, 30, 50 साल पहले आई थी, उस समय ये थी, घटनास्थल पर बगैर इक्विपमेंट के, बगैर दवाई के, बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, मौके पर ही ऐसी प्रक्रिया कि जिसमें छाती को बार बार दबाए और मुंह से मुंह सांस दे, में वो BLS या CPR। बाकी वाला एडवांस्ड कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट कहलाता है, ACLS। हॉस्पिटल में आते हैं हम उसके ट्यूब डाल देते हैं, डालते हैं ना इमरजेंसी में, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालना, अम्बू का उपयोग करना, IV लाइन लगाना, एड्रेनलिन इंजेक्शन IV लगाना या इंट्राकार्डिक, ये BLS नहीं है। बेसिक लाइफ सपोर्ट तो इन सब चीज़ों के बगैर किया हुआ काम, बेसिक लाइफ सपोर्ट। अदरवाइज किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में अगर हम उसको रिसस्टेट रिवाइव कर रहे हैं तो एडवांस्ड कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट कहलाता है, ACLS। BLS छोटा काम है, ACLS बड़ा काम है। ये केवल
वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ही शुरू हो सकता है। उसमें अपन गले में नलकी डालते हैं, एंडोट्रिकल ट्यूब डालते हैं ना अपन, तो उसकी सांस की गारंटी होगी। फट से अपन बेन सर्किट से या वेंटिलेटर पे जोड़ दे इमरजेंसी में, और थोड़ी देर सीपीआर शुरू करते ही जैसे एडलिन देते हैं, अगले का हार्ट वापस आ जाता है और वो सांस वापस लेने लग जाता है। तो ए बी सी या सी ए बी, एक डी और होता है, डिफिब्रिलेशन 2 मिनट और लगेगी। अपने हार्ट में प्रकृति ने ऑटोमेटिसिटी दी है, स्वतः स्पंदन अपने आप चलता है। हार्ट 2 तरीके से रुकता है, एक तो चलता चलता झप से रुक गया, चलता चलता हार्ट फटाक से रुक गया, इसको बोलते हैं एसिस्टोल। ये आपके काम आएगा भाई, जो नर्सिंग के बच्चे हैं ना, जो बाद में एग्जाम देंगे या अभी पास होने के लिए, ऐसे अचानक से पूरा हार्ट एक साथ रुकने को बोलते हैं एसिस्टोल। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, क्योंकि हार्ट अपने आप में स्वचालित जुगाड़ है, अपने आप चलता है। जैसे किसी का हार्ट अचानक तोड़ के शरीर से बाहर रख देंगे ना, तो भी 15 मिनट चलेगा अपने आप, ऑटोमेटिसिटी है। बगल में जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कुत्ता मर गया, कुकरे का हार्ट बाहर निकल के गिर गया, तो पड़ा पड़ा भी 5, 7, 10 मिनट यूँ करेगा, फिर धीरे धीरे, फिर फास्ट फास्ट, फिर सुस्त होके फिर रुक जाए। तो हार्ट एक साथ नहीं रुक के पहले कप कपाता है थोड़ी देर, कुछ बीट्स करेगा, फिर 8-7 बीट्स के बाद में फिर वो इनकोऑर्डिनेटेड बीट्स करेगा, अनियोजित, इनकोऑर्डिनेटेड। तो कहीं कहीं से कब फुदक रहा है, कोई सा ऐसा कब फुदक रहा है, कोई सा कब फुदक रहा है, कोई सा ऐसा कहाँ फुदक रहा है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वीएफ या वीटी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकल अलग फुदक रहा है, एटीएम अलग फुदक रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो भी वो रुके के बराबर ही है, क्योंकि पल्स नहीं आएगी। पल्स तो कब आएगी, जब एक झटके से पंप करेगा, तो ब्लड की पंपिंग बंद हो गई, मतलब पल्स गायब। पर अंदर एसिस्टोल भी हो सकता है और वीटी या वीएफ भी हो सकता है। वीटी या वीएफ में क्या, हार्ट थोड़ी देर दूझता है, दूझड़ी, कपकपी, फड़फड़ी, यूँ फड़फड़ी खाते 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 बंद होता है। उस पोजीशन में डिफिब्रिलेशन, बिजली का झटका दिया जाता है। तो डिफिब्रिलेटर कभी आप ध्यान दो, बड़े बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, वहाँ पर एक इतना सा एक औजार टका हुआ मिलता है, AED, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर, AED, पीले रंग का, पीले रंग की एक डिब्बी टकी हुई मिलती है ऐसे ऊंची, जो दूर से दिखती है, इस शेप में होती है ऐसे इतनी, इससे छोटा भी आता है, उसको AED बोलते हैं, वो डिफिब्रिलेटर होता है। अब क्या करता है, डिफिब्रिलेशन में 5 स्टेप होते हैं। डिफिब्रिलेटर को रखा, 2 मिनट उसको बोलेंगे CPR वाले को बंद कर, सांस भी बंद कर, फट से उस पेटी को खोलेंगे। पेटी खोलते ही ज्यादातर डिफिब्रिलेटर अपने आप ऑन हो जाते हैं, ऑफ होते हैं बंद करने पे, ऑन होता है खोलते ही। जैसे डिफिब्रिलेटर को डिब्बा खोला, ऑन हो गया, उसमें 2 पैड होते हैं, एक पैड जैसे 10 किलो का वेट दबाता है ना, उतना प्रेशर देना है। ये तो हो गई पैड्स की पोजीशन। एक पैड राइट क्लेविकल के नीचे, क्लेविकल इस बोन को बोलते हैं, हंसली की हड्डी को क्लेविकल बोलते हैं, ये हंसली की हड्डी। देनी हंसली की हड्डी के नीचे एक पैड चिपकाना है। दूसरा बाई कांख में बाजू में नीचे, मिड चेस्ट पे, लेटरल साइड ऑफ चेस्ट, छाती के बाईं तरफ बगल में दूसरा पैड चिपका दिया। या हमने पैड्स रख दिए, रखने के बाद में एनालाइज, वो ऑटोमेटेड का मतलब है अपने आप स्वचालित, ऐसे रखते ही वो बोलेगा शॉकेबल, रेडियो की आवाज़ आएगी शॉकेबल, यानी शॉक देने लायक।
अगर VTVF है तो AED बोलेगा शॉकेबल, यानी शोक देने लायक। शोक का मतलब बिजली का झटका, कि इसके हार्ट को झटका चाहिए। VTVF में है तो शोकेबल परिस्थिति है, यानी हार्ट को झटका देना है। जैसे ही वो शोकेबल बोले, यानी उसने एनालिसिस कर लिया, उसने पहचान लिया, तो आपको बोलना है क्लियर, जोर से, क्लियर द विक्टिम। आप भी दूर, A to Z सब दूर, केवल पीड़ित ही रहना चाहिए। पीड़ित के अलावा उसके बेड के, उसके शरीर को कोई टच नहीं करे, इसको बोलते हैं क्लियर द विक्टिम। केवल जोर से आप चिल्लाओ क्लियर। क्लियर बोलते ही प्रेस द शॉक बटन। जो आपके डिफिब्रिलेटर में 2 बटन है, उनको दोनों अंगूठों से दबाओगे, मरीज उचकेगा। चाहे मुर्दा है तो भी उचकेगा, चाहे जिंदा है तो भी उचकेगा। इसको बोलते हैं डिफिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन का मतलब कपकपी, डिफिब्रिलेशन का मतलब जैसे गांव में बोलते हैं ना पटवास, छोटे मोटे डगड़ वगड़ सब साफ। ऐसे जो कपकपाता हुआ हार्ट था, उसको बिजली का झटका दिया तो एक बार वो पूरी तरह बंद होगा और नए सिरे से चालू होगा, और वो नई वाली ऑर्गेनाइज्ड बीट होगी अपने आप। ये इसका गुण है। और तुरंत वापस CPR चालू। जैसे ही डिफिब्रिलेशन, आपने शॉक बटन दबाया, शॉक दिया, उसका फट से हटाओ और आप वापस CPR चालू। इसको बोलते हैं डिफिब्रिलेशन। नर्सिंग के बच्चों को कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आराम से तसल्ली से बैठ के पूछ सकते हैं। अब 2 जने आओ, 2-3 साइकिल दिखाएंगे, मुश्किल से 5 सेकंड। अगर इंटरप्शन हो गया, हाई क्वालिटी CPR में एक गुण है जो पूछा, बहुत बढ़िया बात पूछी। हाई क्वालिटी CPR में एक गुण है मिनिमम इंटरप्शन, कि चेस्ट कंप्रेशन को मिनिमम इंटरप्शन, कम से कम रुकना है, अदरवाइज चालू ही रहना है। तो या तो आपने सांस दिया तब रुक गए, या डिफिब्रिलेट किया तो आप रुक गए, आप दूर हो गए। तुरंत ही वो तैयार रहेगा। अगला स्टाफ अपन करते हैं ना, इमरजेंसी के अंदर खड़ा रहता है स्टाफ, जैसे झटका उठाया दूसरा फिर हाथ के हाथ लगता है और फट से आदमी हार्ट चल पड़ता है, सांस आ जाता है, ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही अपने इमरजेंसी में जैसे अर्जुनवर देखते हैं ना, बहुत लोग रिसस्टेट होते हैं। आपने 5-6 में ट्राई किया तो एक तो पूरा ठीक हो जाएगा, अदरवाइज मर गया था। तो अब आपको CPR BLS की इंपॉर्टेंस समझ में आई, कि मरने वाले को वापस जीवन दान, पुनर्जीवन। इसलिए कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इसका नाम है। बेसिक लाइफ सपोर्ट, जीवन को मूल आधार को सहारा आपने दिया, जिंदे आदमी को थोड़ा सहारा दिया, उतने में मदद आ गई। मदद का मतलब 108 आ गई, कोड ब्लू टीम आ गई, और आपने वो 5 मिनट उसको दे दिया, 5 मिनट प्रकृति ने दे दिया, तो आप उसके लिए भगवान हो गए। ये सब काम करने वालों को अपन क्या बोलेंगे? फरिश्ते। फरिश्ता या देवदूत, गुड समरिटन। समरिटन का मतलब होता है देवदूत या फरिश्ते। तो ये फरिश्तागिरी अगर हमने करी, रुको हमने किसी की जान बचाई, तो प्रकृति अपनी मदद अपने आप करेगी। हमने 2-5 लोगों का भला किया, तो में इकट्ठा हो गया, और हमें प्रकृति किसी न किसी रूप में जरूर बड़ा फल देगी। एक अपने इमरजेंसी में बोर्ड पीला पीला पोस्ट लगा हुआ है, रिसेप्शन लॉबी में भी लगा हुआ है, गुड समरिटन। अच्छे लोग, भले लोग, फरिश्ते या देवदूत, उसको गुड समरिटन बोलते हैं। जैसे सड़क पे कोई ऐसे लगा, कुछ भी नहीं किया, उठा के लाके हॉस्पिटल में डाल दिया, तो वो भी भलाई का काम ही हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ऐसे जो बाईस्टैंडर या साथ कोई भी लेके आए, उसकी पूरी रेस्पेक्ट करो, पूरी तवज्जो दो, उसको धन्यवाद दो, और भाई साहब आपका काम पूरा हो, अब हम संभालते हैं। क्यों? उसने राह चलते किसी की मदद करी, उठा के लाके अपनी इमरजेंसी तक। और अगर सरकार खराब हुआ, जैसे मान लो किसी का कोई टीचर है, कोई ऑफिस में जा रहा है, वहाँ पर उसकी टाइम की बंदिश है, और वो किसी को पीड़ित को इमरजेंसी देते हैं,
कि फला फला आदमी ने ऐसे ऐसे किसी की मदद करी है और इसमें इनका 1 घंटा व्यतीत हुआ है, 1 घंटा इनको लगा है, इनका 1 घंटा खर्च हुआ, वो आगे जाके रसीद दिखाएगा और उसको माफ़ीनामा मिलेगा और उसकी प्रशंसा होगी कि आपको ये काम मिला, कैसे मिला, किसने किया, आपके पास पैसे भी नहीं, भाग रसीद कटवा के ला, रजिस्ट्रेशन करवा के ला, इसके लिए दवाई ला, ये ला, कुछ नहीं। उसको बाइज्जत उसको धन्यवाद बोलो, आप अपना काम करो, क्योंकि उसका भी कोई रिश्ता नहीं है लावारिस है। वो जगेगा, जब उसको जीवन मिलेगा तो वो जरूर पूछ लेगा, अरे यार मैंने ठार कौन ले जो, तो उसको पता लगा यार कोई फरिश्ता था, इसलिए इनको फरिश्ते या देवदूत बोलते हैं। वो पीला पोस्टर पढ़ना है, इमरजेंसी में लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8-10 साल पहले का निकला हुआ है ऑर्डर, कि ऐसे अच्छे फरिश्तों को कोई तंग नहीं करे, कोई परेशान नहीं करे, उनसे 10 चीज़ें पूछे नहीं, उनको किसी उलझन में नहीं डाले, उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करे, उनसे कोई खर्चा करने के लिए नहीं कहे, उनसे दवाई नहीं मंगवाए, उसका इज्जत सत्कार पूरा करे। ये सुप्रीम कोर्ट का इंडिया का ऑर्डर है। चलो, अब आप लोग इतनी देर ध्यान से सुना, इन लोगों ने व्यवस्था करी, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। अब एक्चुअल प्रक्रिया करके दिखाते हैं। आओ यार, वो इसका लंग ठीक है कि नहीं, नज़दीक कर देखें। अब ये थोड़ा नीचा पड़ता है, देख देख देख, ठहर 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 ठहर, फुट रेस्ट या तो फुट रेस्ट लगाओ। अब ध्यान से देखो, अभी जल्दी नहीं है, अभी असली बात तो अभी बाकी है। हाँ, सीध में करो ऐसे, 1 मिनट, ये एक सीध में दबेगा कैसे, इस बॉडी वेट से इनके कंधों से दबाव पड़ेगा, तो ये थकेंगे नहीं। हाँ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30। स्टॉप, 2 सांस दे भैया। हाँ हाँ हाँ, लगा मुँह से मुँह, और देख, चाहे फूले चाहे नहीं फूले, सांस 2 ही देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आज सबका नंबर आएगा, दबो, लेट क्यों हो रहे खुला नहीं, मुंह नहीं खुला। हाँ, अब मुंह से मुंह पूरा जोड़, चेस्ट नहीं फूली, चेस्ट राइज देखनी है। सांस देने वालों को क्या देखना है कि चेस्ट राइज हुई कि नहीं। हमारा सांस दिया हुआ जाने से पता कैसे लगेगा, चेस्ट राइज हो, चेस्ट ऊंची उठेगी। हाँ चलो, खाली अब 30 कंप्रेशन इस जगह यहाँ रखोगे, ये यूँ, ये गुदा है ना, इसे दबना है। हाँ, और करो थोड़ा थोड़ा यूँ। हाँ हाँ, बीच में ला, बीच में ला, बीच में ला, फटाफट। हाँ, टाइट, खड़ा, अरे कोणिया सीधी स्ट्रेट, कोणिया आगे झुको, आगे झुको। हाँ हाँ, शुरू करो। नहीं यार, थोड़ा थोड़ा यूँ यूँ करो, यूँ। हाँ, कोणी नहीं, टेढ़ी नहीं रहनी चाहिए कोणी। आप और आगे झुको, अब दो, अब इजी हुआ ना, इजी हुआ ना। हाँ हाँ, दूसरा निपल का है, ये निपल लाइन के बीच में रखो। हाँ, और पीछे, अब दबाओ दबाओ, 1 2, हाँ हाँ, दबाओ दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30। रुक जाओ, कितना दबना चाहिए? इतना कंप्रेशन होना चाहिए, ये करीबन 5-6 सेंटीमीटर हो। दबाओ, नहीं नहीं, दूसरा बच्चा, दूसरा हो यार, ये एक बार देखो, आईसीयू या इमरजेंसी में जो है वो नहीं, वार्डों वाले बच्चे। हाँ
हाँ यो कर पूरा, शाबाश। ये 3 4 ये सही कर रहा है। 5 6 7 8 9 10 थोड़ा दिन 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 रुक जाओ आगे आगे। जो BLS की क्लास अटेंड करते हैं ना उनको सर्टिफिकेट चाहिए तो मिल जाएगा, सर्टिफिकेट भी चाहिए तो मिल जाएगा, पर यहाँ पर 30 बार कंप्रेशन करना पड़ेगा। हाँ 2 3 4 5 गिन भैया से 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 रुक जाओ। ए थोड़ा सा दोनों निप्पल लाइन के बीच बीच। हाँ थोड़ा उधर इस जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 बस। जो भी चाहो दबा के देखो, जो भी आओ जो ट्राई करे जाओ। हाँ ये ज़्यादा दब रहा है। अब एक बात और, एक छोटी चीज़ और छूट गई। CPR के साइड इफेक्ट या नुकसान, पहला पसलियाँ टूट सकती है, टूटे तो टूट जाने दो। आपको CPR ढंग से करनी है, पसली टूटे तो टूटे। जैसे बच्चे में तो नहीं टूटती, पर कोई 60-70 या सीनियर या बूढ़ा आदमी है तो हड्डियाँ भटकनी हो जाती है। तो कोस्ट्रोकोंड्रल जंक्शन होते हैं यहाँ पर, पसली के 2 हिस्से होते हैं, कोंडल पार्ट कोस्टल पार्ट। कोस्ट्रोकोंडल जंक्शन पे पसलियाँ टूट जाती हैं और बाद में मरीज 8-10 दिन तक पेन बोलता है। एक बाबा तो राजेश जी के पीछे पड़ गया, आपने मेरे को मारा, आपने मेरी हड्डियाँ तोड़ दी और मेरी पसलियों में दर्द हो रहा है। तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। तो पसलियाँ टूट के क्या होगा, लंग फट सकता है। लंग का ट्रोमा टीयर को लंग कंट्यूजन बोलते हैं। तो फ्रैक्चर रिब, लंग कंट्यूजन, हीमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, एब्डोमिनल इंजरी, ऐसी चीज़ें हो सकती है। इनसे नहीं डरना, हो तो हो, आपको अपना काम सुचारू करना है ही। मर तो वैसे भी रहा था, ऐसे छोटी मोटी चोट ही आई है, वो तो ठीक हो जाएगी। पसली टूट गई कोई बात नहीं, जुड़ जाएगी, पर उसकी जान बची। चलो आगे चलो।